नमस्कार दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड एक और सेट जो है वो आज हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो सेट है ये अगेन आपका इस पूरी सीरीज का 12th जो है वो सेट है, यानी कि टोटल 36 शिफ्ट थी, उनमें से ये 12th शिफ्ट का जो है सेट है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है जरा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये, आपको इस क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन सेगमेंट का सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह क्या राइट आंसर आएगा। तो द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। नाउ बेसिकली इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखो, विल यू टेल मी है ना, ऑलरेडी एक बार इन्वर्जन कर चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन फॉर्म बन चुकी है। तो फिर ये जो अंडरलाइन पार्ट है यहाँ पर आपको इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, यानी आपको डिड अकम्पनी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कि हु अकम्पनीड यू, आपको किसने अकम्पनी किया। क्या मुझे बता सकते हैं कि आपको किसने अकम्पनी किया, ये अपन पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो यानी कि माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ आपको, क्योंकि हम ऑलरेडी विल यू टेल मी में एक बार क्वेश्चन बना चुके हैं इन्वर्जन करके। देखिए, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब बोल चुके हैं ना, इसका मतलब हम एक बार सवाल बना चुके हैं। जब हम एक बार सवाल बना चुके हैं तो एक ही सेंटेंस में 2 बार इन्वर्जन आप नहीं करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हु डिड अकम्पनी नहीं आएगा, क्या आएगा, हु अकम्पनीड यू। तो बेसिकली थर्ड ऑप्शन इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, इट्स अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपको बताना है। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज नोन एज, तो पहले बाकी ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं। देखो, हाइव का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसको बेसिकली हम हाइव कहते हैं। एवियरी, एवियरी जो है ना वो बेसिकली इसका आंसर है, क्योंकि ये वो है जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। नाउ फ्रेंड्स, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है एपियरी और एक होता है एवियरी। तो बेसिकली जो एपियरी है ना, ये तो मधुमक्खी पालन है, यानी कि बीज का पालन है, ठीक है। और जो एवियरी है ये बेसिकली वो प्लेस है जहां पे बर्ड्स को हम रखते हैं। सैंक्चुरी में तो हम टोटल एनिमल्स को ही रखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने सुनी है, और जू जो है यहाँ हम जानवरों को रखते हैं, राइट। तो प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, एवियरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एंटोनिम बताना है, किसका, मोनोटोनस का। तो पहले तो मोनोटोनस का मीनिंग पता हो, तो मोनोटोनस का मतलब होता है बहुत बोरिंग, बोरिंग जिसको अपन कहते हैं ना, बहुत बोरिंग बोल लो या डल बोल लो, है ना, जब मन ना लगे, कुछ नहीं हो रहा, सूना सूना चल रहा है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मोनोटोनस बोलते हैं। तो अगर आपको इसका एंटोनिम, देखो पहले सबसे पहले यही ध्यान रखना, आपको एंटोनिम बताना है कि सिनोनिम बताना है। तो बाकी ऑप्शंस की मीनिंग अपन देखें तो रैशनल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई कारण हो, है ना, विद रीजन कोई चीज जब एक्सप्लेन होती है तो वो रैशनल कहलाती है ना। एनग्रॉसिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको ना बिजी कर दे, मतलब आपको टाइम का पता ही नहीं चले कि कब क्या हो गया। तो समथिंग विच मेक्स यू बिजी इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, एनग्रॉसिंग, है ना। इसका मतलब है कि आप उस काम को इतना पसंद कर रहे हो कि आप उसमें बिजी हो गए हो। तो बेसिकली मोनोटोनस का एंटोनिम एनग्रॉसिंग ही है। नाउ टेडियस जो वर्ड है ना, टेडियस अगेन इसका सिनोनिम है। टेडियस का मतलब भी होता है बोरिंग, है ना। तो आप कैसे याद रखेंगे, जो टेडी होता है ना, टेडी, उससे आप खेल खेल के क्या हो गए हो, बोर हो चुके हो। तो बेसिकली मोनोटोनस का मतलब भी बोरिंग हो गया और टेडियस इसका सिनोनिम है। टायरसम का मतलब होता है बहुत ज्यादा थक जाना, वो कहलाता है क्या, टायरसम। तो बेसिकली मोनोटोनस का सिनोनिम तो टेडियस है, लेकिन एंटोनिम क्या हो गया फ्रेंड्स, एनग्रॉसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, फिलर्स का क्वेश्चन है, तो जरा पढ़ते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली ईडियम्स दिख रही हैं। तो मैं ये सेंटेंस बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं आपको इन ईडियम्स का मतलब बता दूं। तो सबसे पहला है कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, यानी आप एप्पल का कंपैरिजन किससे कर रहे हो, ऑरेंज से कर रहे हो। तो ये तो वही बात हो गई ना, 2 अलग अलग चीजों की कंपैरिजन। तो ये तो इलॉजिकल कंपैरिजन है, बैठेगा ही नहीं। एप्पल की क्वालिटीज और ऑरेंज दोनों की क्वालिटीज तो अलग अलग है, तो कंपैरिजन होगा कैसे। तो इलॉजिकल कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। पोकर फेस का क्या मतलब होता है, पोकर फेस का मतलब होता है बेतुका फेस, गंदा सा फेस जो होता है ना, रिडिक्यूलस जिसको अपन कहते हैं, या एब्सर्ड अगर मैं कहूं, है ना। तो बेतुका फेस या बेकार भद्दा फेस, उसको हम कहते हैं क्या, पोकर फेस। नेक्स्ट है चिप ऑन शोल्डर। चिप ऑन शोल्डर बेसिकली एक नेगेटिव इडियम है, इसका मतलब होता है किसी से ग्रज रखना, ग्रज यानी किसी से द्वेष भावना रखना, या ये कहूं किसी से अनॉयड रहना, दुखी रहना, गुस्सा रखना,
है ना, यानी आप उससे अभी भी दुखी हैं, आप उससे अभी भी नाराज हैं, आपने अभी भी उसके मन में क्या रख रखा है, उसके प्रति ग्रज भावना रख रखी है ना। ऑलिव ब्रांच जो होती है ना, ये आप ऐसे याद रखेंगे, ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति, है ना, यानी पीसफुल। तो जब अपन किसी को शांति संदेश भेजते हैं, पीसफुल मैसेज भेजते हैं ना, उसको अपन कहते हैं क्या, ऑलिव ब्रांच। ठीक है, अब अपन अपना सेंटेंस पढ़ते हैं। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ फाइट्स, कई सालों की लड़ाई के बाद, किससे लड़ाई, विद हिज नेबर राम, अपने नेबर राम से कई सालों की लड़ाई के बाद जो शेखर है उसने डिसाइड किया है टू होल्ड आउट द डैश एंड इनवाइटेड राम फॉर टी, कि होल्ड आउट रखना है क्या, ऑलिव ब्रांच को, टू होल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच एंड इनवाइटेड राम फॉर टी। बेसिकली यहाँ देखो पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि वो इतनी लड़ाई के बाद राम को चाय पे बुला रहा है, तो बेसिकली कुछ तो राइट पॉजिटिव ही किया है ना इसने। तो पॉजिटिव किया है तो देखो पोकर फेस होगा नहीं, ये नेगेटिव है। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस नहीं होगा, ये भी एक तरीके से नेगेटिव ही है। लॉजिकल कंपैरिजन, चिप ऑन शोल्डर है, ये भी नेगेटिव है, किसी से द्वेष भावना रखना। तो ऑलिव ब्रांच इसका राइट आंसर है, क्योंकि चारों में से यही ईडियम है जो पॉजिटिव सेंस देती है। क्या देती है ये, किसी के प्रति शांति संदेश भेजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपसे अगेन एंटोनिम पूछ रहा है, किसका, कैटेस्ट्रॉफी का। अब पहले तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब पता हो, तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है जब है ना अपनी लाइफ में बहुत बड़ा संकट आ जाए। कहते हैं ना यार क्या बहुत बड़ा संकट आ गया है ना तो बहुत बड़े संकट को हम क्या कहते हैं, कैटेस्ट्रॉफी। कैसे याद रखेंगे, कैट जो है ना वो आपकी ट्रॉफी लेके भाग गई। अब अगर कैट आपकी ट्रॉफी लेके भाग गई है तो ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया ना उस समय भाई। अब आप कैसे किसी को क्या प्राइज दोगे जब ट्रॉफी नहीं है। तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब है बहुत बड़ा संकट। अब बाकी ऑप्शंस के अगर अपन मतलब देखें तो सक्सेस का क्या मतलब होता है, सफलता, है ना। डिजास्टर अगेन नेगेटिव वर्ड है। नर्चर का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, यानी कि किसी की क्या करना, अपब्रिंगिंग करना, है ना। बोले भैया इसका पालन पोषण हमने किया है, इसको पलाया बड़ा हमने है, तो दैट इज नोन एज नर्चर। नाउ इमैक्युलेट का क्या मतलब होता है, इमैक्युलेट का मतलब होता है जिसमें कोई गलती ना हो, ऐसा इंसान जो फॉल्ट लेस हो, जिसमें कोई गलती ना हो, ढूंढने से भी आपको कोई गलती ना मिले, वो कहलाता है इमैक्युलेट। नाउ संकट का उल्टा हो जाएगा सक्सेस। संकट इज, आपने किसी चीज को नेगेटिव बोला है तो उसका उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव होना, एंड पॉजिटिव इज सफलता, तो दैट इज व्हाट, सक्सेस। अगर आप किसी चीज में हार गए हो तभी तो संकट है, वो है कैटेस्ट्रॉफी, और अगर आप जीत गए हो तो वो क्या है, सक्सेस। तो बेसिकली एंटोनिम क्या हो गया, कैटेस्ट्रॉफी का सक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये अब आपसे सिनोनिम पूछ रहा है, किसका, रैप्चरस वर्ड का। तो पहले तो रैप्चरस का मतलब पता हो, तो रैप्चरस बेसिकली होता है खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, है ना। हैप्पीनेस इज नोन एज व्हाट, रैप्चरस। तो हैप्पीनेस इज रैप्चरस। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तो ये ऑप्शन है सॉरी, एक्सटैटिक। तो एक्सटैटिक का बेसिकली मतलब खुशी होता है, जॉयफुलनेस होता है, हैप्पीनेस होता है। और ये आप कैसे याद रखेंगे, मैंने ये आपको ना अपनी सिनोनिम की क्लास में भी आपको याद कराया था। एक्सटैटिक का मतलब होता है कि एक स्टैटिक, अगर आप एक स्टैटिक व्यक्ति से मिलोगे ना तो आपको क्या मिलेगी, खुशी ही मिलेगी। मिसलीडिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी का रास्ता गुमराह करना। टेरिफाइंग इज डरावना, एंड डिजास्टरस भी नेगेटिव वर्ड है। तो बेसिकली रैप्चरस का सिनोनिम क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्सटैटिक। कैसे याद रखोगे, एक्सटैटिक व्यक्ति हमेशा जॉयफुल ही नेचर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पैसिव वॉइस जो है वो बताना है, और किसका पैसिव वॉइस बताना है, आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी, यानी आप इस क्रिएटिविटी को कभी भी ओवरलुक नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। तो दिस क्रिएटिविटी से स्टार्ट होगा, विल नेवर है तो मुझे क्या दिखना चाहिए, विल नेवर बी, और ओवरलुक का ओवरलुक्ड दिखना चाहिए। तो यहाँ पर विल बी ओवरलुक्ड है लेकिन नेवर नहीं है, बीइंग आएगा नहीं, नॉट और नेवर दो साथ में आएंगे नहीं। तो बेसिकली राइट आंसर क्या होगा, विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी। तो फोर्थ ऑप्शन इज माय राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, आपको रीअरेंजमेंट करना है। PQRS का ये क्वेश्चन है, जरा करते हैं एक बार रीअरेंज। पहले देखते हैं हम किससे एंड कर सकते हैं। हम वर्ल्ड से भी एंड कर सकते हैं, वेज से भी कर सकते हैं, टुडे से भी कर सकते हैं, और एवरीवन से भी कर सकते हैं। यानी लास्ट ऑप्शन तो हेल्प कर नहीं रहा है। चलिए स्टार्टिंग देखते हैं। देखिए आप अपना रीअरेंजमेंट बट से स्टार्ट करेंगे नहीं, है भी नहीं। क्या आप अपना रीअरेंजमेंट टुडे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं, टुडे इट इज वेरी अफोर्डेबल। अब ये इट क्या है पता नहीं है, इसका मतलब डी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, गया थर्ड ऑप्शन। नाउ इट इज द मोस्टली वाइड यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये इट अगेन किसके लिए ये नहीं पता, तो सी से भी स्टार्ट आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली रीअरेंजमेंट तो ए से ही स्टार्ट होगा। तो मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स आर बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ए के बाद बी लगाऊं तो बी तो कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, तो सीधा कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी ना करेंगे। सबसे पहले तो सारे पॉजिटिव लेंगे ना, तो पॉजिटिव वर्ड है सी, पॉजिटिव वर्ड है डी, है ना। तो इसका मतलब बी भी नहीं आएगा ए के तुरंत बाद। तो यानी माय राइट आंसर इज व्हाट, सेकंड ऑप्शन।
कि आप क्या कहेंगे, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स बहुत पॉपुलर है। फिर आप सी बोलेंगे, सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला कम्युनिकेशन है। फिर आप डी बोलेंगे, अफोर्डेबल भी है और सबके पास अवेलेबल भी हो जाता है। और फिर आप बी बोलेंगे कि सेम टाइम पे ये अपने आप हार्म भी करता है हमें। यानी अब आपने एडवांटेजेस की बात किया, बताइए डिसएडवांटेज। माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, यानी जिसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके यानी इनविंसिबल। तो माय राइट आंसर इज इनविंसिबल, यानी जिसपे विन नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। बाकी ऑप्शन देखते हैं। इनविजिबल यानी जो आपको दिखाई ना दे, है ना। इनइलेक्टेबल का मतलब है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अनअवॉइडेबल है ना, यानी आप अवॉइड करके निकल नहीं सकते हो, जो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज व्हाट, अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इसका सिनोनिम आ गया। देखिए इनइलेक्टेबल इज इक्वल्स टू अनअवॉइडेबल, दोनों सिनोनिम साथ में बैठे हैं। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड का क्या हो गया, इनविंसिबल, जिसपे आप जीत हासिल ना कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माय ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री, आपके ब्रदर ने एमबीए डिग्री लिए इनटू द यूनिवर्सिटी, नहीं यूनिवर्सिटी से लिए तो इनटू नहीं आएगा ना, क्या आएगा, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, कि जो मेरा भाई है उसने अपने एमडीए की डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर से ली थी। तो एरर कौन से पार्ट में हुई, एरर इज इन दिस पार्ट। हिज एमबीए डिग्री इनटू नहीं होगा, हिज एमबीए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, अगेन पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। जरा देखते हैं हम किससे एंड नहीं कर सकते हैं। तो डी से एंड हो सकता है, जर्मनी से, ए से भी हो सकता है क्योंकि आपने केम ट्रू बोला है। नेक्स्ट अगेन सी पर भी आप एंड कर सकते हैं, यानी कि लास्ट ऑप्शंस तो अपनी हेल्प नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऑप्शंस देखते हैं। तो क्या मैं अपना सेंटेंस ए से स्टार्ट कर सकती हूँ, दिस पास्ट समर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम हमारा सेंटेंस सी से स्टार्ट कर सकते हैं, एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम डी से कर सकते हैं, आई गॉट टू ट्रेवल टू इंग्लैंड, अगेन आई कौन है पता नहीं है, तो डी से तो स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बी से स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंज लैंड्स, एक्साइटिंग प्लेसेस एंड न्यू कल्चर्स हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी। वैसे तो सेंटेंस सही था, लेकिन अगेन द प्रॉब्लम इज कि ये मी कौन है, अगेन मेरे पास मी का आंसर नहीं है, तो मैं मेरा सेंटेंस जो है वो बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकती। अब या तो सी से होगा या ए से होगा, देखते हैं। तो अगर मैं सी देखूं तो एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल, जब से मैं छोटी बच्ची हूँ, आई ड्रीम्ड अबाउट ट्रैवलिंग ओवरसीज, मैंने हमेशा ट्रैवलिंग के बारे में ही सोचा है। फिर ए बोला दिस पास्ट समर माई ड्रीम, अब माई ड्रीम में माई को पता चला ना, यानी हम ए से भी स्टार्ट तो नहीं कर सकते। तो बेसिकली माई राइट आंसर इज व्हाट, सी। क्या आपने ड्रीम हमेशा से रहा है ट्रैवलिंग करने का, और स्ट्रेंज लैंड जो है या एक्साइटिंग प्लेसेस है ये इसको हमेशा फैसिनेट किए हैं। और इस पास्ट समर जो इसका ड्रीम है वो क्या हो गया, फाइनली पूरा होने जा रहा है, और इसे कहां जाने का मौका मिला है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। तो बिल्कुल सही है, माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको सिनोनिम बताना है किसका, रेक्टिफाई का। नाउ रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज में करेक्शन करना, कहते हैं ना इसको रेक्टिफाई कर दो, इसको करेक्ट कर दो। और करेक्ट या फिर आप इसे चेंजेस भी बोल सकते हैं, चेंजेस कर दो। तो करेक्ट और चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अमेंड कहते हैं, अमेंडमेंट्स होता है ना। तो अमेंड वर्ड यहीं से आया है। करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता ही हम जानते ही हैं। अपसेट का मतलब दुखी होना होता है। अब ये है मर, ये मर का मतलब है मार मार कर, है ना, मार मार कर, इसको कहते हैं बेसिकली किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मार मार कर आपने किसी चीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। तो रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या हो गया, अमेंड। फ्रेंड्स मैंने आपसे आपके लिए ना इन सभी शिफ्ट्स की बेसिकली सिनोनिम्स की अलग से वीडियो बनाई है 2024 की, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर से देखें ताकि आपकी जो सिनोनिम्स है ना वो ट्रिक्स के साथ में एक साथ ही याद हो जाए, है ना। तो बेसिकली आपको 5 इयर्स के सिनोनिम उन वीडियोस में डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अपने सिनोनिम्स का जो पोर्शन है वो वहां से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इनवाइटेड यू टू दिस पार्टी, आपको इस पार्टी के लिए किसने इनवाइट किया, आपको क्या बताना है, इसका पैसिव वॉइस बताना है। इनवाइटेड है तो अगर बेसिकली इनवाइटेड है तो मुझे वॉज या वर्क के साथ दिखना चाहिए इनवाइटेड। तो देखते हैं यहाँ पे तो आर इनवाइटेड है, तो बेसिकली ये मेरा आंसर नहीं होगा। वॉज वर्क के साथ इनवाइटेड है, ठीक है, वॉज वर्क के साथ इनवाइटेड है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में से चेक करते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो देखो वर यू इनवाइटेड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यू के पहले वर आएगा। तो बेसिकली माय राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन कि बाय हुम वर यू इनवाइटेड टू दिस पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो बेसिकली लिसन की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही लिखी है। लिसन का मतलब होता है सुनना, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है। नेक्स्ट लिखा है, देखिए कॉन्शियस जो वर्ड है ना इसकी स्पेलिंग बेसिकली गलत लिखी है, क्योंकि कॉन्शियस की स्पेलिंग में एस भी आता है, CONSCIOUS, ये बेसिकली इसकी राइट स्पेलिंग होती है। और कॉन्शियस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति जागरूक रहना, ना,
कहते हैं ना बहुत ये हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है मतलब ये अपने हेल्थ को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा जागरूक है। तो किसी चीज के प्रति जागरूक होना क्या कहलाता है, कॉन्शियस। और क्वेश्चन की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कैपिटलिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कैपिटलिस्ट का मतलब मनी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंटिनरी की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। सेंटिनरी इज बेसिकली शताब्दी, जिसको हम कहते हैं 100, जिसको हम कहते हैं ना एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी ऑफ समवन इज नोन एज व्हाट, सेंटिनरी। काउंटेब, इसकी स्पेलिंग गलत है, इस ये वर्ड लिखा है काउंटेम्प्टेबल। अब ये वर्ड जो काउंटेम्प्टेबल होता है ना, इसकी स्पेलिंग होती है, देखिए काउंट तो बिल्कुल सही लिखा है, इट्स नॉट काउंटेम्प्टेबल, इट्स कंटेम्प्टेबल। तो ये स्पेलिंग में होता है CONTEMPTIBLE, है ना। तो दिस स्पेलिंग इज राइट, स्पेलिंग इज व्हाट, कंटेम्प्टेबल, इट्स नॉट काउंट। तो काउंट नहीं होता, इट्स कॉन्ट होता है। तो राइट स्पेलिंग इज दिस वन, कंटेम्प्टेबल। ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमरिस्ट का मतलब होता है कंज्यूमर, जो किसी चीज को खरीदना के बेसिकली जो सेंस में होता है। अब कंटेम्प्टेबल की मैम क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है ग्रज, जिससे आप घृणा कर सको, है ना, मतलब जिससे आप नफरत द्वेष भावना रख सको, वो कहलाता है बेसिकली कंटेम्प्टेबल, मींस ग्रज का सिनोनिम है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बेसिकली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बताना है आपको, अंडरलाइन सेगमेंट का आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। तो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। बियॉन्ड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, कंपनीज सर्च फॉर, कंपनीज किसके लिए सर्च करती है, एप्लीकेंट्स के लिए, हु डिस्प्ले एक्साइटमेंट, जो क्या दिखाते हैं, एक्साइटमेंट किसके प्रति, दोज दे बिलीव, जिन पे वो भरोसा करते हैं, शैल कैरी आउट एलोकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेयरफुली एंड, जो कि क्या कैरी आउट करते हैं। नाउ अगर ये कैरी आउट करते हैं ना, तो कैरी आउट का बेसिकली मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, है ना। क्या होता है कैरी आउट का मतलब, एग्जीक्यूट करना। तो अगर आप यहाँ पर शैल बोल रहे हो ना, तो यहाँ शैल नहीं आएगा, दोज दे बिलीव, जिसपे वो भरोसा करते हैं, शुड भी नहीं आएगा, चाहिए का सेंस है नहीं, है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है विल डिमॉन्स्ट्रेट नॉन बायस्ड वर्क, नहीं, नॉन बायस्ड तो कैसे हो सकता है, कैरी आउट का तो मतलब एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पर बेसिकली एग्जीक्यूट करना, मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है, टेक अप मतलब तो लेना होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, विल एग्जीक्यूट असाइन ड्यूटीज, क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि चलाएंगे। कैरी आउट का मतलब बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट करना। तो यहां से हमें हमारा राइट आंसर मिल गया। लेकिन हाँ, ये तभी होगा जब अपन को कैरी आउट का मतलब बेसिकली पता होगा। तो व्हाट डज कैरी आउट मींस, टू एग्जीक्यूट समथिंग। चलिए, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, एरर बतानी है। तो ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, यानी रूखी सूखी आवाज से उसने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया, आउट, आई विल नॉट वर्क फॉर एनी मोर, यानी मैं और ज्यादा काम नहीं करूंगा। देखो ड्राई टोन है, और जो बेसिकली आउट वर्ड होता है ना, ये आउट वर्ड तो है ना सरप्राइजिंग या शॉक या सडन पेन जब आता है ना, कहते हैं चलते चलते जब कहीं लग जाती है, टकरा जाते हैं, तो अपन बोलते हैं आउच, दर्द हो गया, है ना। तो सडन पेन को अपन जब कहते हैं, बहुत तुरंत से कहीं ठोकर लग के दर्द हो जाए या लग जाए, वो सडन पेन आउच कहलाता है। तो बेसिकली इस सेंटेंस में जो एरर है ना, वो आपकी भाव की है, यानी कि एक्सप्रेशन की एरर है। तो यहाँ आउच नहीं आएगा। आप सामने वाले को कह रहे हो, देखो सुनो, मैं अब काम नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, तो लिसन आप बोल सकते हो, लिसन, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, अब मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा। या आप इसको ये भी बोल सकते हो, लुक हियर, इधर देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूंगा, तो आप लुक भी बोल सकते हो। बट आउट वर्ड तो डेफिनेटली नहीं आएगा। तो मेरी एरर कौन से पार्ट में हुई, बेसिकली सेकेंड पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको अंडरलाइंड वर्ड का ईडियम का मतलब बताना है। तो आनंद पर्सनली बिलीव्स इन अ मोटो, आनंद किस मोटो में विश्वास करता है, कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, कि जब आपको जिंदगी या लाइफ आपको नींबू देना, तो आपको नींबू का पानी बना के पी जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको आपकी अपॉर्चुनिटी जो मिलती रहे ना, उनका फायदा उठाते रहना चाहिए, ऐसा नहीं उन्हें छोड़ते जाओ। तो अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस तो नहीं होगा, मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। कितनी बुरी से बुरी स्थिति हो, जितना बेस्ट निकाल सकते हो निकाल लो। एंजॉय द मोस्ट व्हेन द सीजन इज फेवरेबल, नहीं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है इडियम, है ना। नरिश हेल्थ, ये भी नहीं है। तो जब आपको लाइफ लेमन का मौका दे, तो लेमनेड बना लेना चाहिए, यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी जितना पॉजिटिव निकाल सकते हो, बेस्ट आउट ऑफ वो निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एंटोनिम बताना है स्ट्रॉन्ग का। अरे वाह, इतना इजी क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग का मतलब उल्टा क्या हो गया, वीक होना। स्ट्रॉन्ग इज ताकतवर, वीक यानी कमजोर। कॉम्प्लिकेटेड मतलब आप जानते हैं। रग्ड का मतलब बेसिकली होता है कोई भी ऐसी चीज
जो पुरानी है या फटी हुई है। तो बेसिकली ओल्ड एंड टोन चीजों को हम कहते हैं रग्ड। तो हम कई बार पढ़ने को भी मिलेगा आपको रग्ड क्लोथ्स होते हैं, यानी फटे पुराने कपड़े जिनको अपन कहते हैं ना। माइटी का मतलब ऑलमाइटी, जिसके पास सारी ताकत है। तो स्ट्रॉन्ग का बेसिकली एंटोनिम क्या हो गया? वीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू डैश द टिकट अमित हैड टू विजिट द ट्रैवल एजेंसी मेनी टाइम। यानी टिकट कंफर्म के लिए अमित को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा एजेंसी पे, बहुत बार जाके देखना पड़ा कि कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली ऑप्शन का मतलब देखते हैं, कन्वेंशन का मतलब तो प्रथा होती है ना, कहते हैं ना पुराने कन्वेंशन चल रहे, पुरानी परंपराएं चलती है, चलिए आ रही है। तो पुरानी परंपराओं को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप जानते हैं, कंफर्म इसका राइट आंसर है। कंफर्म टिकट करने के लिए उसको कई बार एजेंसी पे जाना पड़ा। और कॉन्फर्म का मतलब होता है टू ओबे, यानी किसी चीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेसिकली यूज होता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना, लॉ को ओबे करना इज नोन एज कन्फर्म। तो यहाँ पर बेसिकली राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्फर्म द टिकट। चलिए एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्लोज टेस्ट को पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जो है मुझे इसके आंसर्स कमेंट करें, फिर अपन देखते हैं कि ये क्लोज टेस्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या कह रहा है ये। गांधी डैश फादर ऑफ द इंडियन नेशन प्रैक्टिस अहिंसा इन हिज पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यानी जो गांधी जी थे उन्होंने अहिंसा को फॉलो किया था अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में। तो गांधी डैश फादर ऑफ नेशन, गांधी को फादर ऑफ नेशन बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर तो आएगा नहीं गांधी जी के लिए, क्योंकि स्पेसिफाइड है, तो और एन आर्टिकल भी नहीं आएगा। बेसिकली कौन सा आर्टिकल आएगा? द। तो हम कहते भी है गांधी जी द फादर ऑफ नेशन, इंडियन नेशन प्रैक्टिस अहिंसा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। He firmly believed that, वो क्या बिलीव करते थे कि जो नॉन वायलेंस है इज नॉट मेंट मेरली फॉर मॉन्क्स। नॉन वायलेंस सिर्फ और सिर्फ मॉन्क, सेंट्स और प्रीस्ट के लिए नहीं है, इट इज फॉर कॉमनर्स टू, आम जनता के लिए भी है। इफ वायलेंस इज द लॉ ऑफ डैश, अगर वायलेंस किसके लिए लॉ है? बीस्ट के लिए। नो बीस्ट कहाँ रहते हैं? तो बीस्ट की लाइफ के लिए नहीं है। लॉ ऑफ द लाइफ बीस्ट तो होगा नहीं, बीस्ट के अलाइव भी नहीं है, क्योंकि अगर लाइफ सही होता तो अलाइव भी सही होता। अब ये क्या है? बीस्ट वहां रह रहे हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का नहीं करेंगे। तो फॉरेस्ट लिव नहीं होगा, बेसिकली राइट आंसर क्या होगा? फॉरेस्ट लिविंग, है ना, क्योंकि प्रेजेंट बता रहे हैं ना। तो इफ वायलेंस, अगर वायलेंस जो है वो लॉ है किसके लिए? फॉरेस्ट लिविंग बीस्ट के लिए। तो नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड के लिए। नॉन वायलेंस किसके लिए? सिविलियंस के लिए। द स्पिरिट ऑफ द ब्रूट इज इनएक्टिव एंड सो ही नोज नो लॉ। देखो ब्रूट लोग जो होते हैं ना, उनके लिए, उनकी आत्मा तो मर चुकी है, तो इसलिए उनके लिए तो कोई लॉ है नहीं। ही नोज ओनली फिजिकल माइट, उसको तो सिर्फ अपनी ताकत लगाना ही आता है। द डिग्निटी ऑफ मैन रिक्वायर्स ओबीडियंस टू अ हायर लॉ। ये कह रहा है कि इंसान की जो डिग्निटी है ना, उसको जरूरत है किस चीज की? ओबीडियंस की, और बहुत बड़े लेवल पे जरूरत है। टू स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट, ताकि उसकी आत्मा को क्या मिल सके? स्ट्रेंथ मिल सके। गांधी जी कहते हैं अहिंसा, टू गांधी जी मीन गांधी जी के लिए अहिंसा क्या है? दैट वन शुड लव ऑल, कि हम हर किसी से प्यार करें, इवन डैश एनिमीज, खुद के एनिमीज से भी। तो देखिए क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, तो इसका जो यहाँ पर प्रोनाउन आएगा वो भी वन से आएगा। तो ये इट्स तो आएगा नहीं, हर आएगा नहीं, वन भी नहीं आएगा। क्या कह रहा है? खुद के एनिमीज, तो यानी आपको पोजेशन भी दिखाना है, तो वंस एनिमीज आपको बोलना पड़ेगा। और वंस एनिमीज के लिए माय राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वंस एनिमीज एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लव अहिंसा शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट इंप्रेसेस इटसेल्फ, खुद को इंप्रेस करे इनडेलिबली अपॉन द सो कॉल्ड एनिमी, यानी आपके दुश्मन पे भी अहिंसा ऐसा लेकर आए, आपका मैनर ऐसा होना चाहिए कि उसको भी इंप्रेस कर दे। एंड देन द एनिमी मस्ट रिटर्न दैट लव, और फिर जो एनिमी आपका दुश्मन है वो भी आपको रिटर्न क्या करे? लव करे। इट इज अ प्रैक्टिकली डैश फिलोसफी, ये एक प्रैक्टिकली कौन सी फिलोसफी है? अब फिलोसफी का एडजेक्टिव आपको बताना है, यानी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो प्रूवन बोलोगे, अप्रूव्ड तो है नहीं, इसको किसी ने अप्रूव नहीं किया है ना, तो ये प्रूवन एक फिलोसफी है। गांधी जी वॉज रियलिस्टिक, ही बिलीव दैट, गांधी जी बहुत रियल लाइफ में रहने वाले थे। वो क्या बिलीव करते थे कि जो नॉन वायलेंस है वो प्रोवाइड करती है क्या? फुल प्रोटेक्शन देती है हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ ह्यूमर को। इट वॉन्ट वर्क इन द डिफेंस ऑफ, वो किस पे वर्कआउट नहीं करती है? देखो जो खराब, जैसे मैं बोलूँ ना, रेलिवेंट पे तो नहीं बोलेंगे ना अपन कि इट वोंट वर्क, भाई यहाँ पर तो वर्क करेगी रेलिवेंट चीजों पर, तो मॉरल चीजों पे भी वर्क करेगी। यहाँ तो एक नेगेटिव आंसर आना चाहिए। इल विल का मतलब क्या होता है? इल विल का मतलब होता है बीमार होना, तो ये भी नहीं होगा। हाँ इल गॉटन होगा, इल गॉटन मतलब जो खराब हो गए हैं। तो इल गॉटन गेन्स एंड इमोरल एक्ट्स, यानी एक तो वो इमोरल एक्ट्स और एक इल गॉटन गेन्स, यानी जो खराब हो गए हैं
उन पर जो है ये काम नहीं करती है। He called his marches off when people indulged in violence during protest for India's freedom. His faith in अहिंसा जो है इसने बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया था हमारी इंडिपेंडेंस में, जिसमें मिनिमम ब्लड बहुत कम खून बहा था और जो ब्रिटिश है उनकी जो है शैकल्स फ्रेम हो गई थी, है ना, ब्रेकिंग, उनके एक तरीके से उनका वजूद खत्म हो गया था। तो बेसिकली एक और शिफ्ट थी आपकी 2024 से रिलेटेड। आगे और भी शिफ्ट हम करेंगे, टोटल 36 शिफ्ट हैं ये जो हमें करनी है, क्योंकि एसएससी के लिए 5 इयर्स जो पेपर्स है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका इंग्लिश का स्कोर कार्ड जो है वो अच्छा बन सके। चलिए नेक्स्ट एक और हम लोग सेट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।